GATE Academy Plus. So today we are going to start a new concept in the module 2, that is transformer. In this unit of transformer we are going to start with the practical transformer. In the earlier lecture we have seen that what exactly the ideal transformer is and what are the different characteristics of ideal transformer as well. We have talked a lot about it and we have seen the ideal transformer on no load and on a loaded condition, that what are they exactly, what is going to be the behavior of the ideal transformer on no load and that of in the full load, और कोई भी लोड पे कंसिडर कर सकते हैं आप उसको कि आइडियल ट्रांसफार्मर कैसे वर्क करता है ऑन लोडेड कंडीशन पे और नो लोड पे. अब अपन डिस्कस करने वाले प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर में, देखिए मैं उसके इंट्रोडक्शन में आपको बताया था कि जब मैं आइडियल ट्रांसफार्मर की बात करूंगा तो आइडियल ट्रांसफार्मर के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे. जब मैं उसको प्रैक्टिकल के साथ लिंक कंपेयर करूंगा तो उसमें मुझे पता चलेगा कि प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर और आइडियल ट्रांसफार्मर दोनों के बीच में कितना % डेविएशन है. उससे पता चलेगा कि ये कितना बेनिफिशियल है, कितना एफिशिएंट है, इसमें लॉसेस कितने होते हैं, सारी चीज़ें अपन को यहाँ से पता चलने वाली. तो सबसे पहले जब मैं आपको प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर पढ़ाऊंगा तो मैं फिलहाल तो उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात इसके ऊपर करनी पड़ेगी कि उन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होने वाला है, कि जो अपन प्रैक्टिकल में पढ़े थे, आइडियल में पढ़े थे और प्रैक्टिकल में आप जो पढ़ेंगे दोनों के बीच में क्या क्या आइडियलिटीज है, क्या क्या प्रॉब्लम्स है और जो उसमें था वो उसमें एग्जैक्टली इसमें एग्जिस्ट करता है नहीं या कितना डेविएशन होता है. तो स्टार्ट करते हैं अपन डायरेक्टली प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर से. जैसे भी अपन स्टार्ट करने वाले तो उसमें बात करेंगे पहले उसके पैरामीटर्स, जो कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने उसके बाद जो कैरेक्टरिस्टिक्स मैं आइडियल के लिए बताया था वो सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ. देखिए जब मैं आइडियल के लिए पढ़ाता तो उसमें मैंने बताया था कि जो आइडियल ट्रांसफार्मर होता है उसका परमेबिलिटी कितना होता है, इनफाइनाइट. कैसा होता है, इनफाइनाइट. ठीक है, लेकिन इसमें इनफाइनाइट नहीं होगा. प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर के कैरेक्टरिस्टिक्स से, किसके, प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर के कैरेक्टरिस्टिक्स है. प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर जो होगा उसका परमेबिलिटी कभी भी इनफाइनाइट नहीं होगा, वो एक फाइनाइट वैल्यू होने वाली है उसकी परमेबिलिटी. समझ में आ रही बात. उसके बाद जो उसका रिलक्टेंस होगा, उसका रिलक्टेंस क्या होगा, जीरो नहीं होगा, जबकि वो आइडियल ट्रांसफार्मर में कैसा था, जीरो था. यहाँ पे उसका रिलक्टेंस कैसा होगा, जीरो नहीं होगा. ठीक है, मैं उसको आर से दिखाता हूँ, कुछ लोग उसको एस से भी दिखाते हैं. ठीक है, मैं उसको एक वीडियो, बहुत सारे वीडियोस में उसको एस लेके कंसिडर किया. ठीक है, आप जो दोनों में से कई के बुक्स में आर से भी इंडिकेट करते हैं, कई के बुक्स में उसको एस से भी इंडिकेट करते हैं. आप उसको जिस तरीके से इंडिकेट करना चाहते हैं आपके ऊपर डिपेंड है. उसमें जो लॉसेस थे किसमें, आइडियल ट्रांसफार्मर में, उसमें लॉसेस कैसे थे, जीरो थे. उसमें लॉसेस कहते थे जीरो थे. इसमें जो लॉसेस होंगे पी लॉसेस में उसको चाहता हूँ, क्योंकि दिस इज वन काइंड ऑफ पावर ना. पी लॉसेस उसमें जीरो थे, बल्कि इसमें जीरो नहीं होंगे. उसका एक कुछ फाइनाइट वैल्यू होने वाला है. किसका, इसका कुछ फाइनाइट वैल्यू होने वाला है लॉसेस का. ठीक है, उसके बाद मैं उसमें बताया था कि उसमें जो इफिशिएंसी आती है 100% इफिशिएंसी आती है, उसमें जीरो वोल्टेज रेगुलेशन होता है. और उसके बाद उसमें जो कपलिंग फैक्टर होता है वो 100% होता है. बल्कि इसमें देखा जाए तो कपलिंग फैक्टर कभी भी 100% नहीं होगा, इफिशिएंसी कभी भी 100% नहीं होगी. 99.98 तक जा सकती है मैक्सिमम, 99.91. क्योंकि अभी जो गेट एकेडमी के लिए जो हमने जो ट्रांसफार्मर खरीदी किया है उसका तो 99.9195 के आसपास उसका एफिशिएंसी, मतलब सोचो कितना एफिशिएंट की ओर हम जा रहे हैं. लेकिन जितने भी मशीन्स है ना, सभी मशीन्स में एक दिस इज द यूनिक मशीन विच गिव्स अस द मैक्सिमम efficiency just because of this reason that this is electromagnetic, static electromagnetic device. all are मतलब इंडक्शन में भी आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पढ़ोगे, लेकिन स्टैटिक है सबसे इंपॉर्टेंट. दिस वन इज नॉट अ रोटेटिंग वन बिकॉज ऑफ इट देयर विल नॉट बी एनी रोटेशनल और द फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉसेस, यू कैन कॉल देम. ठीक है, तो इसमें ऐसा कुछ भी फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉसेस ऐसा कुछ नहीं होने वाला, तो उतना लॉस इसमें सेव हो जाता है. ठीक है, तो वो अपन उसको एज ए यूजफुल पावर करके उसको यूज कर लेंगे, क्योंकि वो नहीं यूज जो अदर मशीन्स में लॉस होता है इसमें लॉस नहीं है, तो उसको अपन एज ए यूजफुल पावर यूज कर पाएंगे. ठीक है, तो इसमें 100% एफिशिएंसी नहीं आएगा. इसमें वोल्टेज रेगुलेशन भी 100% मतलब जीरो वोल्टेज रेगुलेशन पॉसिबल ही नहीं उसमें, क्योंकि सोर्स मतलब जो सेंडिंग एंड और रिसीविंग एंड जैसा होता है इसमें सेकेंडरी और प्राइमरी दोनों के टर्मिनल वोल्टेजेस का भी सेम नहीं होंगे, क्योंकि डेफिनेटली इसमें कुछ नॉन आइडियलिटीज आने वाले कुछ पैरामीटर्स है कि जो एक्चुअल में एग्जिस्ट करते हैं लेकिन जो आइडियल के केस में एग्जिस्ट नहीं करते थे यहाँ पे लेकिन एग्जिस्ट करने वाले. तो अपन क्या करेंगे, अपन उसको अभी यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि जब मैं प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर को मॉडल करूंगा, मतलब उसको जब मॉडलिंग की जाएगी तो उसमें देखा जाएगा कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं. वो सारे के सारे पैरामीटर अपन प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर में फिलहाल देख लेंगे. ठीक है, तो देखिए जब मैं प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर की बात करूंगा तो ये वाला मेरे पास देखिए प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर है भाई. ऐसे मैंने उसको आइडियल भी दिखाया था, लेकिन उसमें ये सारे पैरामीटर्स क्या करते थे, सारे के सारे पैरामीटर जीरो थे उसमें. ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है. अब देखिए आपको एक बात पता चल रही है कि ये वाली जो वाइंडिंग है, इस वाइंडिंग का जो फ्लक्स आएगा इस कोर के थ्रू क्या, इस कोर के होते हुए ये जो सेकेंडरी के साथ क्या करने वाला, लिंक करने वाला, सेकेंडरी के साथ क्या करने वाला, लिंक करने वाला है. उस टाइम पे जब मैं समझा था तो मैं उसको बताया था कि ये वाले जो आपके पास कोर होगी, इस कोर की जो परमेबिलिटी है, इस कोर की परमेबिलिटी इनफाइनाइट है और इस कोर का जो रिलक्टेंस है वो जीरो है. और उस टाइम पे उस कोर को एक्साइट करने के जो करंट लगने वाली थी
मैग्नेटाइजिंग करंट, उस करंट का वैल्यू 0 था, क्योंकि मैं बोला था फ्लक्स इज इक्वल टू एमएमएफ अपॉन रिलक्टेंस विच इज इक्वल टू एन आई अपॉन आर। तो मैंने बोला था कि अगर आर 0 है आपके पास तो और फ्लक्स फाइनाइट चाहिए तो उसके लिए आपको आई 0 होना चाहिए। तो आई भी कैसा था, 0 था। उस टाइम पे आपके पास 0/0 का फॉर्म बन रहा था, तो उसके अकॉर्डिंग मैं बताया था कि आपके पास फाइनाइट फ्लक्स आपको वहां पे मिलने वाला था बाय अप्लाइंग 0 एम्पियर करंट। ये तो आइडियल के केस में था, लेकिन यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। यहाँ पे क्या है ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, ठीक है। इसका मॉडलिंग करने के पहले मैं थोड़ा आपको बता दूं कि देखिए ये वाले जो कोर हो गया आपके पास ट्रांसफार्मर के जो कोर है, ये जो कोर का आपको जो हिस्सा दिखाई दे रहा है, इस कोर की इसमें आपको कुछ पैरामीटर्स ऐसे देखने के लिए मिलने वाले हैं कि जैसे कि अगर सपोज मैं इस कॉइल का अगर मैं फ्लक्स बताऊं तो देखिए अगर मैं सपोज यहाँ से करंट को फ्लो कराऊँ इस कॉइल से, तो यहाँ पे मुझे एक बात पता चलेगी। अगर मैं यहाँ पे राइट हैंड थंब रूल लगाऊं तो यहाँ पे फ्लक्स जो आ रहा है, फ्लक्स कैसे आ रहा है, ऊपर आ रहा है। फ्लक्स कैसे आ रहा है, यहाँ पे ऊपर आ रहा है। तो देखिए आप दिखा सकते हो उसको इस तरीके से। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द फ्लक्स इन दिस पर्टिकुलर कोर ऑफ द ट्रांसफार्मर। यहाँ से क्या आ रहा है, फ्लक्स आ रहा है, ठीक है। अब इस कॉइल का अगर फ्लक्स के बारे में देखा जाए तो इसका फ्लक्स देखिए इसके साथ इस तरीके से लिंक करने वाला है। ये वाला जो उसका पाथ है, इस पाथ के थ्रू इस तरीके से जाने वाला है, ठीक है। इस तरीके से जा रहा है। कुछ जो फ्लक्स होगा वो इस तरीके से भी आएगा, कुछ जो फ्लक्स होगा इस तरीके से भी आएगा, जो कुछ होगा बहुत सारा फ्लक्स इस तरीके से आने वाला है। समझ में आ रही बात। जैसा इसकी वजह से हुआ था, जब मैं इसके पहले के कुछ टॉपिक्स पढ़ा तो उसमें मैं बताता, सिमिलरली इसका भी कुछ फ्लक्स होगा इसके साथ ऐसा कुछ आ जाएगा, ठीक है। लेकिन इस ये जो फ्लक्स होगा तो इस खुद के वाइंडिंग के साथ कभी आएगा क्या, बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि इसमें तो करंट ही नहीं है। जिसमें अगर करंट ही नहीं है तो भाई इसमें फ्लक्स तो आएगा ही नहीं। तो ये तब तक नहीं आएगा जब तक इसमें करंट नहीं फ्लो हो रहा है, तब तक नहीं आएगा जब तक इसमें क्या करंट नहीं फ्लो हो रहा है। तो इसका मतलब कि यहाँ पे करंट नहीं है अभी, तो उसकी वजह से इसमें फ्लक्स नहीं आएगा। याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए होगा क्या, ये वाला जो फ्लक्स होता है आपके पास जो कि यहाँ पे इस कोर के थ्रू इस कॉइल के साथ लिंक करने के लिए यूज किया जा रहा है, दिस इज यूजफुल फ्लक्स। और ये वाला फ्लक्स इस कॉइल का जो कि सिर्फ और सिर्फ इस खुद के साथ ही लिंक कर रहा है, जबकि सेकेंडरी के साथ लिंक करना चाहिए लेकिन लिंक नहीं कर रहा है। तो ये जो लिंक कर पा रहा है उसको अपन बोलेंगे यूजफुल फ्लक्स, जो लिंक नहीं कर पा रहा है उसको अपन बोलेंगे लीकेज फ्लक्स। उसको क्या बोलेंगे अपन, लीकेज फ्लक्स। सो दिस इज नथिंग बट व्हाट, लीकेज फ्लक्स। ये क्या आपके पास एक लीकेज फ्लक्स है। अब आपको एक बात याद रखना है कि लीकेज फ्लक्स की वजह से जो आएगा आपके पास दैट विल बी द लीकेज रिएक्टेंस। क्या होगा, लीकेज रिएक्टेंस इसमें आएगा और उसको अपन को कंसिडर करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें क्या था ना, उसमें 100% कपलिंग थी। आइडियल में तो पूरा का पूरा फ्लक्स जो था प्राइमरी का सेकेंडरी के साथ लिंक कर पा रहा था, ठीक है। लेकिन इसमें 100% कपलिंग नहीं होगी, क्योंकि देखिए ना उसमें ये तो लीकेज फ्लक्स भी आ रहा है। इसका मतलब क्या, एक बात जो तो तय होगी कि इसमें 100% कपलिंग नहीं है। दूसरी बात अगर देखा जाए तो यहाँ पे एक वाइंडिंग है आपके पास, ये वाइंडिंग है, कैसे वाइंडिंग है। अब इस वाइंडिंग का रेजिस्टेंस भी आने वाला है आपके पास, इस वाइंडिंग का क्या आने वाला है, रेजिस्टेंस भी आएगा। इस वाइंडिंग के रेजिस्टेंस को आपको प्रैक्टिकली तो निग्लेक्ट नहीं कर सकते ना, क्योंकि वो एग्जिस्ट करता है तो उसको कंसिडर करना ही पड़ेगा। जबकि आप जब आइडियल की केस में बात कर रहे हो तो उसमें आइडियल का रेजिस्टेंस नहीं कंसिडर कर रहे थे, ठीक है ना। लीकेज फ्लक्स है उसके वजह से लीकेज रिएक्टेंस आ जाएगा, उसके बाद वाइंडिंग है उसका रेजिस्टेंस आ जाएगा। और ये जो कोर होने वाले है आपके पास, ये जो कोर है और यहाँ पे क्या ना कॉइल कनेक्टेड है, मैंने कोर पे क्या कनेक्ट किया, मतलब उसके जो लिम्ब है कोर के लिम्ब, उस लिम्ब पे मैंने क्या कनेक्ट किया, उसको लिम्ब पे मैंने वाइंडिंग कनेक्ट की है। तो उस वाइंडिंग की वजह से क्या हो जाएगा ना, वाइंडिंग का मतलब पूरा का पूरा अगर देखा जाए तो उस कोर को अगर मुझे रिप्रेजेंट करना होगा तो कोर में देखा जाए तो ये जो कॉइल है जो उसके ऊपर वाउंड किया तो उस कॉइल का भी इंडक्टेंस आ जाएगा। इंडक्टेंस को अपन एक्सएम के फॉर्म में दिखाएंगे, और ठीक है वो जो कोर है कोर का भी रेजिस्टेंस दिखाएंगे अपन। तो उसमें पूरी की पूरी अगर बात इसमें अगर दिखाने की कोशिश करें तो देखिए इस प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर को अगर मुझे मॉडल करना होगा तो उसका मॉडलिंग देखिए किस तरीके से आने वाला है। ये वाइंडिंग है, लीकेज फ्लक्स है, उसमें वाइंडिंग का रेजिस्टेंस है, तो उसको देखिए किस तरीके से दिखाएंगे अपन, उसको इस तरीके से दिखाएंगे। उसका सर्किट बना रहा होता है, ठीक है। ये लीकेज रिएक्टेंस, ये कोर है, कोर का रेजिस्टेंस आरसी, कोर का रिएक्टेंस एक्सएम जे एक्सएम, उसको मैं लिख सकता हूँ दिस इज आरसी। उसको मैं वहां से अच्छे से लिखूंगा, ठीक है। उसके बाद ये आपके पास क्या है, प्राइमरी वाइंडिंग, दिस इज नथिंग बट द सेकेंडरी वाइंडिंग। ये उसका मॉडलिंग किया जा रहा है, ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से। दिस इज R2, दिस इज JX2, दिस इज नथिंग बट R1, दिस इज नथिंग बट व्हाट JX1। और यहाँ पे क्या है ना आपका ये सप्लाई कनेक्टेड है।
तो आपको तो एक बात पता चल कि इसके पहले जो तुम देखते थे उसमें तो इतना कुछ मिलता ही नहीं था डायरेक्टली, आप उसको तो डायरेक्टली ऐसा लिख देते थे। मतलब जो आइडियल ट्रांसफार्मर होता है, आइडियल ट्रांसफार्मर में देखिए ना, रेजिस्टेंस होता है कि आइडियल में? बिल्कुल नहीं। रिएक्टेंस होता है कि? बिल्कुल नहीं। ये कोर वाला जो पार्ट होता है तो बिल्कुल भी नहीं होता है, किसमें? आइडियल में नहीं होता है, पहले बता रहा हूँ। और क्योंकि रेजिस्टेंस एग्जिस्ट नहीं करता तो ऑब्वियसली तो उसमें क्या लॉसेस तो आएंगे ही नहीं। लॉसेस क्या होंगे? आएंगे नहीं। लीकेज रिएक्टेंस तो आएगा नहीं, क्योंकि 100% उसमें कपलिंग हो रही है। वो वाले केस में आप जो ट्रांसफार्मर दिखाते थे वो डायरेक्टली कैसा दिखाते थे आप? आइडियल के केस में तो आप डायरेक्टली ऐसा दिखाते थे भाई, आइडियल के केस में तो आप डायरेक्टली ऐसा दिखाते थे। और इसमें क्या होता था? इसमें तो डायरेक्टली 100% कपलिंग होती थी। 100% कपलिंग मतलब इसका जो फ्लक्स होगा पूरा का पूरा क्या होगा? एक दूसरे के साथ लिंक होने वाला है। इसका फ्लक्स पूरा का पूरा इसके साथ लिंक होने वाला है, तो उसमें लीकेज फ्लक्स का सवाल ही नहीं आता था। लेकिन प्रैक्टिकल के केस में तो ऐसा पॉसिबल नहीं। प्रैक्टिकल के केस में तो ये सारी चीजें एग्जिस्ट कर रही है। जहाँ पे मैंने क्रॉस किया ये सारा का सारा क्या होता है उसमें एग्जिस्ट नहीं करता है, किसमें? आइडियल में। अब जब मैं उसको प्रैक्टिकल की बात कर रहा हूँ तो देखो मैं उसको एक बार फिर से निकालता हूँ यहाँ पे। तो देखिए आपके पास इसको अगर सपोज मैं ड्रॉ करूँ, this is nothing but RC, this is nothing but XM, and this is nothing but ये प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर है आपके पास। समझ में आ रही बात? ये प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर है इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से। सो दिस इज R1, दिस इज JX1, दिस इज RC रेजिस्टेंस ऑफ कोर, दिस इज रिएक्टेंस कोर, XM मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस इज आल्सो कॉल्ड इट एज। और इसका अभी इसका भी रेजिस्टेंस होगा सेकेंडरी का, और उसका क्या होगा? रिएक्टेंस होगा, लीकेज रिएक्टेंस R2, दिस इज JX2। ठीक है, इस तरीके से आने वाला है। ये होगा एक्चुअली आपके पास प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर का मॉडलिंग। क्या होगा? प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर का मॉडलिंग होगा। ठीक है, इस तरीके से। अब इसमें आपको एक बात देखना है, दिस इज व्हाट, दिस इज नथिंग बट सप्लाई वोल्टेज V1। मैं उसको V1 दिखा रहा हूँ क्योंकि दिस इज द टर्मिनल वोल्टेज अक्रॉस द सेकेंडरी, अक्रॉस द प्राइमरी। टर्मिनल वोल्टेजेस मतलब क्या? इसका डायरेक्टली सेकेंडरी जो होगी उसका जो डायरेक्ट टर्मिनल का, उस टर्मिनल समझ पाते हो ना? टर्मिनल क्या होता है? डायरेक्टली एंड वाला वोल्टेज, एंड टर्मिनल। ठीक है, दिस इज एंड, दिस इज ऑल्सो अनदर एंड। ठीक है, अब अगर मैं बात करूँ तो प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर और जो आपके पास आइडियल ट्रांसफार्मर होते हैं उसमें सारी की सारी बातें मैं बताया कि उसमें देखिए आइडियल में एग्जिस्ट नहीं करता, इसमें एग्जिस्ट करता है। इसमें भी वो वाला एग्जिस्ट नहीं करता था। उसमें तो कोर का डायरेक्टली रेजिस्टेंस होता ही नहीं था, रिएक्टेंस, क्योंकि कोर का रेजिस्टेंस अपन मतलब रिलक्टेंस डायरेक्टली जीरो दिखाते हैं। रिलक्टेंस इटसेल्फ इज रिस्पांसिबल फॉर परमेबिलिटी वाला जो रिलेवेंट था, तो उसी की बात की जा रही थी। उसमें तो रिलक्टेंस था होता ही नहीं था। ठीक है, यहाँ पे तो कोर का रेजिस्टेंस भी है। ठीक है, आरसी जिसको अपन बोल रहे हैं, XM इज द रिएक्टेंस, मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस यू कैन कॉल इट एज। ठीक है, एंड दिस इज द रेजिस्टेंस ऑफ द सेकेंडरी वाइंडिंग एंड दिस इज द लीकेज रिएक्टेंस ऑफ द सेकेंडरी वाइंडिंग। अब ये पूरा का पूरा देखने के बाद अपन को एक बात जिसमें अच्छे से पता चल रही है, तो देखिए अगर सपोज मैंने ऐसा बताया कि जैसे अपन आइडियल ट्रांसफार्मर में पढ़े थे कि आइडियल ट्रांसफार्मर ऑन नो लोड, और अब अगर सपोज मैं बात करूं प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर ऑन नो लोड, तो दोनों में क्या डिफरेंस आने वाला है, उस डिफरेंस को अपन को अभी फिलहाल देखना है। ठीक है, देखिए अपन को एक बात पता चली थी कि इन केस ऑफ आइडियल ट्रांसफार्मर करंट एट नो लोड विल बी व्हाट? नो लोड पे कितनी करंट आएगी? 0 एम्पियर। क्या आएगी? 0 एम्पियर। और 0 एम्पियर करंट पे ही तो डायरेक्टली आपके पास क्या था? फ्लक्स क्या हो रहा था? फ्लक्स सेटअप हो रहा था। आपकी जो कोर थी, कोर क्या हो रही थी? कोर पे जो फ्लक्स था वो सेटअप हो रहा था। उसकी वजह से जो आपके पास सेकेंडरी थी, सेकेंडरी के अक्रॉस में इंड्यूस्ड ईएमएफ आ रहा था, जो रेटेड वैल्यू होता है उतना वोल्टेज उसके अक्रॉस में आ रहा था। ये अपन ने इसके पहले आइडियल ट्रांसफार्मर में देखा था। सपोज अगर आप अपन सेम बात अगर प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर के लिए करें और सेम सर्किट आपके पास है प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर का, जो कि उसके वहां से मैंने इसको यहाँ पे मॉडल करके रखा है, तो मैं हेडिंग डालता हूं आपके लिए आइडियल ट्रांसफार्मर ऑन, सॉरी प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर ऑन नो लोड। क्या? प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर ऑन नो लोड, प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर ऑन नो लोड।
सपोज अगर मैं प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर ऑन नो लोड की बात करूं तो ऑब्वियस है कि नो लोड है, इसका मतलब मैंने लोड कनेक्ट नहीं किया, इसका मतलब मेरा जो सेकेंडरी होगा, सेकेंडरी के साथ क्या होगा, लोड का जो कनेक्शन होगा डेट कनेक्शन विल बी डिसकनेक्टेड है। सपोज अगर यहाँ पे लोड होता सेकेंडरी में तो ये जो लोड होगा, लोड क्या हो जाएगा भाई, लोड कनेक्ट किया हुआ जो होगा उसको क्या होगा, वो तो कनेक्टेड ही नहीं है, मतलब डिसकनेक्ट कर दिया उसको अभी फिलहाल, ठीक है, मैंने उसको यहाँ पे डिसकनेक्ट कर दिया। इसका मतलब क्या, सेकेंडरी में जो आने वाले करंट होगी डेट करंट विल बी 0 एम्पियर। जिस करंट फ्लोइंग थ्रू सेकेंडरी वाइंडिंग ऑफ द ट्रांसफार्मर इट विल बी व्हाट, 0 एम्पियर। अगर यहाँ से 0 एम्पियर करंट आ रही है, इसका मतलब ऑब्वियस है कि यहाँ से जो आने वाली करंट होगी वो करंट कितनी होगी, 0 एम्पियर। भाई 0 होगी कि नहीं, अरे बिल्कुल 0 होगी यार, क्योंकि इधर जो भी कुछ इंडक्शन आता है ये इसकी वजह से आता है, और इधर ही करंट नहीं है तो इसका मतलब इधर भी करंट नहीं है, इसका मतलब क्या, इधर भी करंट नहीं है। पहले बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है। ऐसा होगा, इधर करने तो इधर भी तो भाई 0 एम्पियर हो गया ना, क्यों, क्योंकि इसमें तो पाथ कंप्लीट होगा तो फिर 0 एम्पियर करंट, उसमें 0 एम्पियर फ्लो रही, तो ठीक है। अब सपोज अगर इसमें 0 एम्पियर है तो सर इसमें भी नहीं आएगा क्या करंट, नहीं भाई आएगा इसमें करंट, क्यों, क्योंकि अरे देखिए ना यार, पाथ तो कंप्लीटेड है ना, पाथ तो देखिए, अगर सपोज मैं यहां से मैं जगह डॉटेड से उसको दिखाता हूं, पाथ देखना मैं किस तरीके से दिखा रहा हूं, इसके थ्रू भी कंप्लीट हो रहा है उसका पाथ, सिमिलरली आप देख सकते हो उसको कि इसके थ्रू भी कंप्लीट हो रहा है उसका पाथ, देखिए आपका पाथ देखिए इस तरीके से यहां से कंप्लीट होते हुए जा रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे अगर देखा जाए तो योर पाथ इज कंप्लीटेड इन केस ऑफ द नो लोड कंडीशन, पाथ ऑन द प्राइमरी साइड इज कंप्लीटेड, लेकिन जिसके थ्रू कंप्लीटेड है वो कौन कौन से पैरामीटर है, उन पैरामीटर का उसमें क्या रोल है वो देखते हैं अभी। अब देखिए कि इसमें होगा क्या, जो नो लोड पे जो इसमें जो करंट आएगा, ये करंट किस में आ रहा है बेसिकली देखा जाए तो, इसको अगर थोड़ा अच्छे से समझना है तो देखिए उसको, और मैं एक बात बता देता हूँ इसमें कि देखिए ये कैसे एक्चुअली, सपोज आपके पास एक कोर है, क्या है आपके पास, एक कोर है, और यहाँ पे अपने उसके सेकेंडरी और प्राइमरी दोनों साइड पे क्या किया ना, वाइंडिंग को वाउंड किया है, सेकेंडरी और प्राइमरी दोनों साइड पे आपने क्या किया ना, उसके वाइंडिंग को वाउंड किया है इस तरीके से, ठीक है। और ये आपके पास क्या ना प्राइमरी, यहाँ पे आपके पास क्या प्राइमरी है। अब मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि सपोज अगर सेकेंडरी को मैंने ओपन कर दिया, सेकेंडरी को क्या किया मैंने ओपन कर दिया, तो इसमें जो आने वाली करंट होगी, करंट कितनी होगी, 0 एम्पियर, इसमें करंट 0 एम्पियर होगी, लेकिन यहाँ पे जो भी कुछ करंट आ गई, ये करंट देखिए ना यहाँ से अपना मतलब ये वाली तो वाइंडिंग तो एज इट इज कनेक्टेड, तो ये क्या कर रही ना, उसका पाथ इस तरीके से कंप्लीट कर रही है, इसका पाथ क्या कर रही है, इस तरीके से कंप्लीट कर रही है, और ये वाइंडिंग को देखिए मैंने इस तरीके से कनेक्ट किया, वाउंड किया, सो दैट उसके थ्रू जो फ्लक्स आएगा पूरा का पूरा फ्लक्स क्या होगा, इसके थ्रू देखिए, मतलब कोर में क्या कर रहा है, फ्लक्स सेटअप हो गया है, कोर में क्या है, फ्लक्स सेटअप हो गया है, पहले बता रहा हूँ कोर में क्या हो गया, फ्लक्स सेटअप हो गया, लेकिन ये जो करंट होगा, इस करंट का वैल्यू कितना होगा, बहुत ही कम वैल्यू होगा उसका, क्यों, क्योंकि यहाँ से डिमांड ही नहीं है भाई, तो ऑब्वियस है ना, तो उसमें जो करंट आएगा वो बहुत ही कम करंट आएगा, डिमांड ही नहीं, तो फिर हुआ क्या, वो हुआ इसके लिए ये, और हुआ उसमें ये कि ये जो आरसी और एक्सएम इन दोनों का अगर आप पैरेलल कॉम्बिनेशन लोगे, और एक पर्टिकुलर कोई सपोज अगर इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन लेने के बाद अगर यहाँ पे आपको एक इंपेडेंस दिखाओगे और वहाँ पे केवीएल अप्लाई करोगे, तो इन दोनों के वैल्यूज तो बहुत ज्यादा होते हैं, आरसी और एक्सएम के वैल्यूज तो बहुत ज्यादा, मतलब 450, 500, 350, 700 ऐसे, मतलब सिंगल फेज ट्रांसफार्मर के बारे में देखा जाए तो बहुत ज्यादा वैल्यूज होते हैं, और डिपेंड भी करता है कि कौन से रेटिंग का ट्रांसफार्मर आप बना रहे हो उसके अकॉर्डिंग, ठीक है ना। आरसी और एक्सएम के वैल्यूज बहुत ज्यादा होते हैं, तो उसके वैल्यूज बहुत ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या यार, सप्लाई वोल्टेज वही है, तो उसका मतलब उसमें जो करंट आएगी, करंट बहुत ही कम आएगी, और जो करंट आएगी नो लोड पे, इसमें से आरसी और एक्सएम से फ्लो होने वाली जो टोटल करंट होगी, दैट करंट इज नोन एज द एक्साइटिंग करंट, और यू कैन कॉल इट एज व्हाट, मैग्नेटाइजिंग करंट, एक्साइटिंग करंट, और उसको बोला जाएगा नो लोड करंट, मैग्नेटाइजिंग करंट नहीं, उसका एक कंपोनेंट जो होता है उसको मैग्नेटाइजिंग करंट बोलते हैं। दिस इज एक्साइटिंग करंट, उसको आई से भी इंडिकेट करते हैं, और नो लोड करंट है तो उसको आई नॉट से भी इंडिकेट करते हैं, किसे इंडिकेट करते हैं, आई नॉट से। जो आई एक्सएम के थ्रू जो करंट जाएगी दैट विल बी रिप्रेजेंटेड एज आई एम, दैट इज नथिंग बट आई मैग्नेटाइजिंग करंट, और इसके थ्रू जो करंट जाएगी दैट विल बी व्हाट, कोर लॉस कंपोनेंट ऑफ करंट, दैट इज व्हाट, कोर लॉस कंपोनेंट ऑफ करंट, दिस इज द मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ऑफ करंट, और कौन सी करंट, नो लोड करंट, एक्साइटिंग करंट, समझ में आ रही बात, इस तरीके से, ठीक है। और एक इसमें इंपॉर्टेंट बात अगर बताए तो आरसी और एक्सएम के बारे में, जो आईसी होता है उसको आई डब्ल्यू से भी दिखाया जाता है, और जो आई एम होता है उसको आई म्यू से भी दिखाया जाता है, किससे, आई म्यू से भी दिखाया जाता है, ठीक है। और ये कन्वेंशन आपको बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ते हैं जब आप करंट ट्रांसफार्मर पढ़ोगे, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर पढ़ोगे मेजरमेंट में, तब जाके आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। फिलहाल अपन जो डिस्कस कर रहे हैं इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। अब मैं बता दूं आपको, देखिए जो R1 और X1 जो होते हैं इसके वैल्यूज बहुत छोटे होते हैं, मतलब जैसे कि आप मेजरमेंट में पढ़े भी होंगे कि रेजिस्टेंस, लो रेजिस्टेंस मेजरमेंट 1 ओम से जो लेस होते हैं, जिनके वैल्यूज लो होते हैं, लेस देन 1 ओम रेजिस्टेंस
कम अंडर द कैटेगरी ऑफ द लो रेजिस्टेंस। रिएक्टेंस भी बहुत कम होता है लीकेज रिएक्टेंस अगर देखा जाए तो ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग का, क्योंकि प्रैक्टिकली जो देखा जाए तो 99.95% तक इफिशिएंसी देता है, तो ऑब्वियसली उसमें जो लॉसेस होंगे बहुत ही कम होंगे, और लॉसेस कम होंगे इसका मतलब रेजिस्टेंस के वैल्यूज भी बहुत ही कम होने वाले, तो इसका वैल्यू 0.1 ओम, 0.2 ओम, 0.0123 ऐसे बहुत कम होता है, मैक्सिमम 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम ऐसे भी हो सकते हैं, लेकिन बहुत ही कम है जब अपन दूसरे मशीन के कंपेरिजन में अगर देखा जाए तो इसके वैल्यूज बहुत ही कम होते हैं R1 और X1। ठीक है, ऑलरेडी मैं क्या बोला, I0 और IE का वैल्यू तो बहुत छोटा है, इसका वैल्यू छोटा कितना है, अगर सपोज इस वाइंडिंग का रेटेड करंट 10 एम्पियर है तो उसका 2 से लेके 3% तक या 3 से लेके 5%, कभी कभी लोग उसको लिखते हैं 3 से लेके 5% इतना करंट जो होगा ना, उतना करंट उसमें से नो लोड पे फ्लो होगा, इतना करंट क्या होगा उससे नो लोड पे फ्लो होगा। अगर नो लोड पे करंट ही बहुत ही कम है और रेजिस्टेंस ऑलरेडी कम है तो उसकी वजह से जो ड्रॉप आएगा वो ड्रॉप क्या होगा, बहुत ही कम होगा, और इसको निग्लेक्ट किया जा सकता है। इसको क्या किया जा सकता है, इसके ड्रॉप को निग्लेक्ट किया जा सकता है। अगर R1 के ड्रॉप को निग्लेक्ट किया जा सकता है, सिमिलरली X1 के भी ड्रॉप को क्या किया जा सकता है, निग्लेक्ट किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है, इसका जो ड्रॉप होगा ड्रॉप को क्या किया जा सकता है, निग्लेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, इसको ड्रॉप को जो होंगे R1 X1 का जो ड्रॉप आएगा, I1 R1 का जो ड्रॉप आएगा, और I1 एक्चुअली I1 तो ठीक है ना, यहाँ पे I1 इज इक्वल्स टू IE इज इक्वल्स टू I0 एट नो लोड, तो जो I0 R1 आएगा और जो J टाइम्स ऑफ X1 I0 जो आएगा बहुत ही छोटा होगा, उसको निग्लेक्ट किया जा सकता है क्योंकि उनके वैल्यूज बहुत छोटे, करंट भी बहुत छोटा है, तो ड्रॉप जो आएगा ऑलरेडी इट विल आल्सो बी वेरी स्मॉल। अगर इसका ड्रॉप बहुत ही स्मॉल और इसको अगर निग्लेक्ट कर दिया जाए तो जो V1 है वो पूरी की पूरी वोल्टेज किसके अक्रॉस में आ रही है, इस कोर के अक्रॉस में आ रही है। जो V1 है वो V1 क्या कर रहा है, पूरा का पूरा कोर के अक्रॉस में आ रहा है, और पूरा का पूरा V1 अगर सपोज कोर के अक्रॉस में आ रहा है तो मुझे एक बात बोलेगा, दिस सेम वोल्टेज इजंट इट कमिंग अक्रॉस दिस इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑफ द प्राइमरी। बिल्कुल, अभी इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑफ द प्राइमरी ये जो आएगा वो कैसे आएगा, अब देख लेते हैं उसके बारे में। ठीक है ना, मुझे एक बात बोलेगा, यहाँ पे फ्लक्स सेटअप हो रखा है, बिल्कुल सही है, फ्लक्स सेटअप हो गया, तो अब ये कि यहाँ पे तो ईएमएफ इंड्यूस होगा ही होगा, अपन ने तो इसके पहले देखा भी है कि फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंडक्शन के वजह से, और इसमें से करंट फ्लो रही, तो अब यहाँ पे तो क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा ही होगा। अब ये जो ईएमएफ इंड्यूस होगा दैट विल बी व्हाट E1, और यहाँ पे जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा दैट विल बी व्हाट E2। ठीक है, दिस इज E1 दैट इज व्हाट E2, दिस इज E1 एंड दिस इज व्हाट E2। तो यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, तो ऑब्वियस है कि ये जो फ्लक्स जब कोर से पास होते हुए जा रहा है तो इसका जो फ्लक्स होगा, इसका फ्लक्स किसके साथ लिंक करेगा, सेकेंडरी के साथ लिंक करेगा, तो सेकेंडरी में लिंक करने के बाद चेंजिंग फ्लक्स इज लिंकिंग विद द सेकेंडरी वाइंडिंग टर्न्स, इट मींस इट विल प्रोड्यूस इंड्यूस्ड ईएमएफ अक्रॉस द सेकेंडरी, और इट विल इंड्यूस ईएमएफ अक्रॉस द सेकेंडरी वाइंडिंग। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, यहाँ पे भी ईएमएफ क्या होगा, इंड्यूस्ड होगा, यहाँ पे भी क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा। प्राइमरी के अक्रॉस में तो हो ही रहा है, वो तो अपने देखा ही वहाँ पे। ठीक है, तो ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ इसका वैल्यू कितना है, फिलहाल 1-2 मिनट के बाद अपन डिस्कस करते हैं। यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है, इसका पोलैरिटी सब ऐसा है, कुछ भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है, मैंने बोला कि करंट का डायरेक्शन कैसा है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, लेकिन अगर देखा जाए तो इसका अगर ऐसा है तो लेंस लॉ के हिसाब से उसको अपोज करने के लिए इसका पोलैरिटी ऐसा होना चाहिए। ठीक है, जैसे E1 यहाँ पे इंड्यूस हो रहा है, वैसे सिमिलरली सेकेंडरी के अक्रॉस में E2 भी इंड्यूस हो रहा है। ठीक है, इसका पोलैरिटी कैसा है वो कुछ भी नहीं है पता, मैं बस मान के चल रहा हूँ कैसा है, कुछ भी हो सकता है, पता नहीं, क्योंकि अपना डॉट कन्वेंशन फिलहाल तो समझा नहीं है। ठीक है, वो बाद में डिस्कस करेंगे उसके बारे में। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या है ना, E2 है, और यहाँ पे क्या आपके पास E1 है, आपके पास यहाँ पे क्या है E1 है, तो जो E1 आने वाला है आपके पास और जो E2 आने वाला है उनके वैल्यूज कैसे होंगे देख लेते हैं अभी। देखो जो V1 है, मैंने बोला कि V1 है, और I1 R1 जो होगा उसकी वजह से ड्रॉप आएगा, बहुत ही छोटा होगा। यहाँ पे I1 ही बहुत छोटा है, I1 इज नथिंग बट I एक्साइटिंग इज नथिंग बट I नो लोड पे तो बहुत ही कम करंट आती है, जो आपके रेटेड करंट होती है उसका 3 से लेकर 5% तक बहुत कम करंट आती है नो लोड पे, तो इसकी वजह से ये जो ड्रॉप आएगा, रेजिस्टेंस बहुत छोटा और करंट भी छोटा, तो ड्रॉप भी बहुत छोटा आएगा। सिमिलरली I1 X1 का जो ड्रॉप आएगा दैट विल आल्सो बी वेरी स्मॉल, तो इसके ड्रॉप को अगर निग्लेक्ट कर दो तो पूरा का पूरा जो V होगा दैट विल कम अक्रॉस दिस सेकेंडरी, दैट विल कम अक्रॉस दिस कोर, अगर इस कोर के अक्रॉस में आ रहा है तो पूरा का पूरा जो V1 होगा दैट विल कम एज व्हाट E1 की तरह आएगा। क्या आ जाएगा, E1 की तरह आएगा। इसका मतलब क्या, जब मैं नो लोड की बात करूंगा तो नो लोड पे जो मेरे पास प्राइमरी वोल्टेज होगा V1 दैट V1 विल बी इक्वल्स टू व्हाट E1 के बराबर होगा, और किसके बराबर होगा, E1 के बराबर होने वाला है। किसके बराबर होगा, E1 के बराबर। अगर आपको E1 का वैल्यू पता चल जाएगा तो आप E2 निकाल पाओगे, आराम से निकाल लोगे यार। कैसे निकाल पाओगे, E2 इज इक्वल्स टू N2 अपॉन N1 मल्टीप्लाई बाय E1, मल्टीप्लाई बाय व्हाट E1, नंबर ऑफ टर्न्स यूटिलाइज कर लो, आराम से आप वहां से निकाल पाओगे, आराम से। क्या बोल रहा हूं मैं, निकाल पाओ। ठीक है, E2 आपने निकाल लिया। ठीक है, अब E2 जैसे निकाला, E1 निकाला, V1 निकाल लिया, तो वैसे आप V2 निकाल सकते हो टर्मिनल वोल्टेज जाके। अरे सर ये निकालना इतनी क्या बड़ी बात है यार, इसमें तो करंट फ्लो ही नहीं हो रही है। क्या करंट फ्लो ही नहीं हो रही, तो 0 इंटू रेजिस्टेंस 0, सिमिलर 0 इंटू दिस X2 दिस विल आल्सो बी 0। इसका मतलब क्या, यहाँ पे जो ड्रॉप आने वाला था इस करंट की वजह से, अगर करंट ऐसे फ्लो होने वाली होगी तो इसमें जो ड्रॉप आएगा दिस विल बी 0 वोल्ट, दिस विल आल्सो बी 0 वोल्ट। अगर आप KVL यहाँ पे अप्लाई करें और यहाँ पे जो आपके पास जो वोल्टेज आएगी V2,
अगर मैं उसको ऐसा लिख दूं तो मेरे पास जो V2 आएगा, V2 इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू व्हाट E2, V2 इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू व्हाट V2 एंड A2 दिस बोथ आर गोइंग टू बी इक्वल्स। अगर बोथ आर गोइंग टू बी इक्वल्स होने वाले, इसका मतलब क्या, जब आप प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर पढ़ोगे और वो भी एट नो लोड पे, तो नो लोड पे क्या होने वाला, जो टर्मिनल वोल्टेज होगा और जो सेकेंडरी के अक्रॉस जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है, दोनों के वैल्यूज कैसे होते हैं, सेम होते हैं, दोनों के वैल्यूज कैसे होते हैं, सेम होते हैं। समझ में मेरी बात? तो इसके पहले जो आप उसका जो क्या बोलते हैं, उसका जो रेशियो लिखे थे आप, E1 अपॉन E2 इज इक्वल्स टू N2 अपॉन N1, सॉरी N1 अपॉन N2, ये जो लिखे थे आप, ये रेशियो तो भाई सही होगा। कैसे? क्योंकि देखिए ना, ये तो जो एक्चुअली तो आइडियलिटी के लिए तो होता ही होता है, आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए। प्लस अगर मैं प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर एट नो लोड की बात करूँ तो इसमें तो E1 एंड V1 दोनों तो सेम ही है, एंड V2 एंड E2 ये भी दोनों तो सेम ही है। तो ऑब्वियस है कि यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो N1 एंड दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, N2, दोनों का रेशियो अगर ले लिया जाए तो क्या होगा आपके पास, V1 अपॉन V2 इज ऑल्सो इक्वल्स टू व्हाट, N1 अपॉन N2, दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू व्हाट, V2 E1 अपॉन E2, दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू व्हाट, E1 अपॉन E2। इसके तरह है ये क्या है ना, E1 अपॉन E2 के बराबर आ रहा है। तो बेसिकली इसमें सब कुछ बात सबसे इंपॉर्टेंट यही है अपन को कि नो लोड पे जो करंट आ रहा है बहुत ही कम करंट है, ड्रॉप बहुत कम है, निग्लेक्ट किए जा सकते हैं। सिमिलरली मैंने उसके जो ड्रॉप्स को भी निग्लेक्ट कर दिया। ड्रॉप को निग्लेक्ट करने के बाद आपके पास पूरा का पूरा जो उसका एनालिसिस है इस तरीके से आ रहा है। दिस इज नथिंग बट व्हाट, दिस इज नथिंग बट प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर ऑन नो लोड, दिस इज नथिंग बट व्हाट, प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर ऑन नो लोड। और इसका पूरा एनालिसिस है, उसमें ये वाली जो करंट है ना, इधर की जो सेकेंडरी की करंट है जीरो है, क्योंकि लोड कनेक्टेड नहीं है। जब लोड कनेक्ट कर दोगे तो उसका जो एनालिसिस आएगा वो थोड़ा अलग होगा, तो उस टाइम पे अपन उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। देखिए अब अपन बात करते हैं प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर ऑन लोडेड कंडीशन। इसके पहले अपन ने डिस्कस किया प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर ऑन नो लोड, और नो लोड पे देख रहे थे सिर्फ एक ही करंट का कंपोनेंट था जो कि एग्जिस्ट कर रहा था, दैट वाज द नो लोड कंपोनेंट ऑफ करंट, दैट वाज व्हाट, नो लोड कंपोनेंट ऑफ करंट। क्योंकि सेकेंडरी के अक्रॉस में लोड कनेक्टेड नहीं था, तो सेकेंडरी में करंट नहीं था, सेकेंडरी में करंट नहीं, तो उसका जो रिफ्लेक्टेड कंपोनेंट होता है जो कि अपन यहाँ पे देखते हैं उसको, यहाँ पे करंट नहीं था तो यहाँ पे भी करंट नहीं था, ठीक है, सिर्फ इसमें करंट आ रहा था। पहले मैं थोड़ा नो लोड का इसमें कुछ बता देता हूँ, क्योंकि इसमें बहुत अच्छा फायदा होगा अपन को लोडेड कंडीशन को समझने के लिए। देखिए नो लोड पे कौन सी करंट आ रही थी, नो लोड पे देखिए, जब नो लोड था मतलब लोड कनेक्टेड नहीं था, यहाँ पे डॉटेड दिखाया, इसका मतलब कनेक्शन कंप्लीट नहीं है, ठीक है। चाहे तुम इसको और दिखा देता हूँ, ये कनेक्शन कंप्लीटेड नहीं है। सो इसमें से नो लोड पे कितनी करंट आएगी, जो I2 करंट आएगी नो लोड पे 0 एम्पियर, क्या होगी, नो लोड पे 0 एम्पियर करंट। अगर इसमें 0 एम्पियर करंट है तो यहाँ पे क्या होगी, 0 एम्पियर करंट। कितनी करंट आएगी, 0, क्योंकि यार इसका ही इंडक्शन तो इसके ऊपर होता है और तभी तो इसमें करंट आएगी, लेकिन इसमें करंट नहीं तो यहाँ कहाँ करंट आएगी, नहीं आएगी ना। इस टाइम पे उसमें जो करंट आ रही थी सिर्फ और सिर्फ एक्साइटिंग करंट आ रही थी या नो लोड करंट आ रही थी, I0, ठीक है, क्या रहा था, एक्साइटिंग करंट आ रहा था उस टाइम पे। तो इसका मतलब क्या, नो लोड पे अगर देखा जाए तो सिर्फ एक करंट एग्जिस्ट कर रहा है। सपोज अगर मैं अभी लोड कनेक्ट कर दूं तो देखिए क्या होगा। जैसे मैं बोला लोड कनेक्ट कर दिया, तो ये वाला जो कनेक्शन है, दिस कनेक्शन इज कंप्लीटेड, इसको कनेक्ट कर दिया, इस कनेक्शन को मैंने क्या कर दिया, कंप्लीट कर दिया, ठीक है। जैसे मैंने बोला तो इसमें आने वाली करंट क्या होगी, अभी I2 करंट होगी, दैट विल बी द नॉन जीरो करंट, सम अमाउंट ऑफ करंट विल फ्लो थ्रू द सेकेंडरी वाइंडिंग ऑफ द सर्किट, सेकेंडरी के थ्रू उसमें से कुछ करंट फ्लो होगी, इसका मतलब उसका पाथ कंप्लीटेड है, क्योंकि मैंने फिलहाल अभी उसमें लोड कनेक्ट कर दिया। तो जैसे भी मैंने बोला कि यहाँ पे करंट I2 आ रही, तो यहाँ पे भी कुछ करंट आएगा, क्योंकि इसका ही तो इंडक्शन इसके ऊपर लेते हैं भाई, ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा, इसमें अगर I2 करंट आ रही तो इसमें जो करंट आएगा I2 को कंपेंसेट करने के लिए कुछ करंट इधर से आएगा, क्या बोल रहा हूँ मैं, I2 को कंपेंसेट करने के लिए कुछ करंट इधर आएगा, दैट करंट विल बी डिफाइंड एज व्हाट, I1 डैश, और यहाँ से जो करंट आएगी सप्लाई से, दैट विल बी I0 प्लस I1 डैश। अब इसको डिस्कस करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। अब जो मैं बताऊंगा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या बोल रहा हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे इतना ज़्यादा समझ में नहीं आएगा आपको, यहाँ पे जो मैं बताऊंगा उसको देखना, अब वो क्या होगा वो आपको अच्छे से समझ में आएगा, और यहाँ पे आपको रियल ट्रांसफार्मर समझने के लिए मिलेगा, ठीक है। देखिए कैसे, मैंने बोला कि जब मैं नो लोड पे उसका एनालिसिस देख रहा था, तो नो लोड पे सिर्फ और सिर्फ एक करंट एग्जिस्ट कर रही थी। अब लोडेड कंडीशन पे तो देखिए दो करंट हो गई आपके पास। नो लोड पे सिर्फ और सिर्फ क्या था आपके पास, एक्साइटिंग करंट था, नो लोड करंट था आपके पास उस टाइम पे। और यहाँ पे तो फ्लक्स तो सेटअप हो रखी है, वो तो आपने देखा था, क्योंकि इसके पहले भी मैं उसको आपको यहाँ पे बता चुका हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे क्या है ना, फ्लक्स सेटअप हो रखा है।
अब इस चेंजिंग फ्लक्स से आपके पास अल्टरनेटिंग फ्लक्स है, क्योंकि सप्लाई आपके पास अल्टरनेटिंग है, तो उसकी वजह से जो होगा ना आपके पास यहाँ पे जो फ्लक्स आएगा, दैट फ्लक्स चेंजिंग फ्लक्स व्हेन इट इज लिंकिंग विद द सेकेंडरी, इट इज ट्राइंग टू अपोज द सिमेट्री ऑफ द सेकेंडरी वाइंडिंग, एंड सेकेंडरी वाइंडिंग डज नॉट हैव एनी अदर ऑप्शन सो दैट इट कैन अपोज इट, क्योंकि क्या है ना, ये उसमें कुछ भी ऐसा कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं कि सो दैट ये क्या कर सकती है, उसको अपोज कर सकती है। तो अपन ने ऐसा किया, ये नो लोड का पूरा एनालिसिस था, तो अपन ने ऐसा देखा कि उसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं था सो दैट ये उसको अपोज कर सकती थी। तो मैं अभी क्या कर रहा हूँ, मैं अभी उसको लोड कनेक्ट कर रहा हूँ। क्या कनेक्ट कर रहा हूँ? लोड कनेक्ट कर रहा हूँ। तो जैसे मैंने बोला कि जब मैं उसको यहाँ पे लोड कनेक्ट करूंगा, तो लोड कनेक्ट करने की वजह से होगा क्या, इसमें करंट फ्लो होना शुरू कर देगा। क्या फ्लो होना शुरू कर देगा? करंट फ्लो होना शुरू कर देगा। अब ये करंट का डायरेक्शन ऐसा ही होगा या उसके अपोजिट होगा, ये बाद में देखा जाएगा, फिलहाल ये अपन के डिस्कशन का पॉइंट नहीं। डिस्कशन का पॉइंट बस ये है कि उसमें जब लोड का करंट, जब इसमें करंट फ्लो होगा तो उसमें क्या चेंजेस होगा, ये अपन को देखना है। क्योंकि अपन ने आइडियल देख लिया, तो आइडियल के बाद अपन प्रैक्टिकल देखना है। प्रैक्टिकल में ऐसा होने वाला और आइडियल में ऐसा होने वाला है। फिलहाल अपन को यहाँ से ये डिस्कस करने के लिए मिलेगा। यहाँ पे करंट कहाँ से आना चाहिए, ये तो थोड़ा दूसरा पार्ट होगा, वो अपन बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। वो आपको इसके पहले के वीडियोज में मैं बता भी चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं बाद में उसको डिस्कस करूंगा इसमें भी अच्छे से। अब देखिए इसमें क्या होगा ना, I2 करंट फ्लो होगा। अब इसमें I2 फ्लो हो रहा है, तो I2 की वजह से क्या होगा ना, सेकेंडरी एमएमएफ आएगा। क्या आ जाएगा? सेकेंडरी एमएमएफ आ जाएगा। ये क्या होगा आपके पास, दिस विल बी N2 I2 आएगा। सेकेंडरी एमएमएफ की वजह से सेकेंडरी का फ्लक्स आ जाएगा फाई की वजह से क्या आ जाएगा, d∅dt आ जाएगा। और ये जो d∅dt हो जाएगा, मतलब क्या, दिस इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। ये क्या करेगा, ये वाला जो फ्लक्स होगा, ये फ्लक्स क्या करेगा, देखिए एक्चुअली ये जो वाइंडिंग का ओरिएंटेशन है इस तरीके से होना चाहिए। अब ये जो फ्लक्स होगा ये किस तरीके से आएगा, इस तरीके से, मतलब इसमें जो करंट फ्लो होगी इस तरीके से, ये इसकी करंट होगी, ठीक है। और ये करंट जो होगी इस तरीके से फ्लो होगी, और इसका जो सेकेंडरी का फ्लक्स होगा वो फ्लक्स क्या करेगा, इसको क्या करेगा, अपोज करेगा। इसको क्या करेगा, अपोज करेगा। दिस इज व्हाट, दिस इज फ्लक्स ऑफ द सेकेंडरी d∅2/dt आप कह सकते हो। और ये जो कोर की फ्लक्स है, इस कोर की फ्लक्स को क्या कर रहा है ना, इस फ्लक्स को, मतलब ये वाली जो कोर की फ्लक्स है, इस फ्लक्स को अभी सेकेंडरी का फ्लक्स क्या कर रहा है, कम कर रहा है। उसको क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। उसको क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। उसकी वजह से होगा क्या, उसकी वजह से कुछ नहीं, बस ये जो कोर का फ्लक्स होगा ना, एक कोर का फ्लक्स क्या होगा, कम होगा। एक कोर का फ्लक्स क्या होगा, कम होगा। जैसे भी कोर का फ्लक्स कम होगा, इसका मतलब क्या, अल्टीमेटली d∅dt कम होगा। अल्टीमेटली क्या होगा, d∅dt कम होगा। अगर d∅dt कम होगा तो मुझे एक बात बोलेगा, d∅dt कम होने की वजह से ये जो E1 था आपके पास, E1 इज इक्वल्स टू N1 टाइम्स ऑफ d∅dt, तो ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये क्योंकि फाई कम होने की वजह से d∅dt कम हो जाएगा, d∅dt कम होने की वजह से E1 कम हो जाएगा। अगर ये वाला E1 अगर कम हो गया तो मुझे एक बात बोलेगा, सोर्स वोल्टेज है आपके पास यहाँ पे, ये वाली वोल्टेज ये डायरेक्टली उसके अक्रॉस में कनेक्टेड है, थोड़ा कुछ लॉस होगा, लेकिन वो अगर कम हो रहा है तो भाई ये कम होना तो सोर्स, तो मतलब वहाँ पे केसीएल डायरेक्टली, सॉरी ओम्स लॉ डायरेक्टली क्या हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा। कैसे इनवैलिड हो जाएगा, ये अगर ये इसको डायरेक्टली कनेक्टेड, तो जो वोल्टेज इसकी वही वोल्टेज यहाँ पे आनी चाहिए, लेकिन वो वाली जो इंड्यूस्ड ईएमएफ वो तो कम हो रही है। इंड्यूस्ड ईएमएफ तो कम नहीं होनी चाहिए। ये इंड्यूस्ड ईएमएफ कम कैसे हो रही है, ये इसके लिए हो रही है क्योंकि ना जो उसका जो कॉस्ट था, जो वहाँ पे जो d∅dt आ रहा था, वो d∅dt कम हो गया। किसकी वजह से कम हो गया, सेकेंडरी का जो सेकेंडरी का जो फ्लक्स था उसकी वजह से वो जो मेन फ्लक्स था वो क्या हो गया, कम हो गया। अब ये मेन फ्लक्स कम हो रहा है तो भाई उसकी वजह से जो इंड्यूस्ड ईएमएफ था वो भी E1 भी कम हो रहा है। अब E1 भी कम हो रहा है, लेकिन वो तो बोलेगा नहीं कि वोल्टेज सोर्स, वो तो बोलेगा कि भाई अगर तुम मेरे अक्रॉस में कनेक्टेड हो तो आपका वोल्टेज उतना ही होना चाहिए। फिलहाल बस उतना होना चाहिए, क्योंकि मैंने R1 X1 भी कंसिडर कर लिया, तो उसके अकॉर्डिंग उसमें छोटा सा ड्रॉप आएगा, लेकिन वो इतना भी नहीं होगा कि डायरेक्टली ये 50 तो डायरेक्टली 40, या डायरेक्टली तुम कह सकते हो कि 26 25, ऐसा बिल्कुल भी, बहुत छोटा सा ड्रॉप होता है वो, ठीक है ना। तो ये तो बोलेगा कि यार ये इतना भी कम नहीं होना चाहिए, सो दैट कि मतलब उसका कुछ मतलब ही नहीं बनेगा। क्योंकि एक कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स, अगर आप आइडियल वोल्टेज सोर्स की बात करें तो डायरेक्टली चाहेगा कि उसका जितना वोल्टेज, पूरा का पूरा वोल्टेज जिसके अक्रॉस में कनेक्टेड उसके अक्रॉस में आना चाहिए। ये सोर्स की बात करें तो इसमें का कुछ ही ड्रॉप, इसमें बहुत छोटा सा ड्रॉप, यहाँ पे जो वाइंडिंग का रेजिस्टेंस रिएक्टेंस होगा उसमें लॉस होगा, उसमें कम होगा, और पूरा का पूरा इसमें आना चाहिए। लेकिन ये तो कम हो रहा है भाई, ये तो कम होना नहीं चाहिए, ये कम नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या, फ्लक्स कम नहीं होना चाहिए। इसका मतलब फ्लक्स कम नहीं होना चाहिए, तो फ्लक्स को बढ़ाएंगे कैसे, फ्लक्स को बढ़ाएंगे कैसे, फ्लक्स को कौन बढ़ा सकता है, फ्लक्स इज व्हाट, फ्लक्स क्या होता है भाई, इसकी अगर मैं बात करूं तो फ्लक्स क्या होगा, फ्लक्स इज इक्वल्स टू N इंटू आई डिवाइडेड बाई व्हाट, N इंटू आई डिवाइडेड बाई रिलक्टेंस। अगर आई को मैं बढ़ा दूं तो फ्लक्स बढ़ जाएगा। फ्लक्स को बढ़ाने की वजह से क्या बढ़ जाएगा, फ्लक्स के बढ़ाने की वजह से N d∅dt बढ़ जाएगा। N d∅dt के बढ़ाने की वजह से E बढ़ जाएगा। E उतना बढ़ेगा सच दैट ये कितना बढ़ेगा, उतना बढ़ेगा कि जितना ये उससे करंट ड्रॉ करेगा, उस करंट के करस्पॉन्डिंग जितना फ्लक्स बढ़ेगा, उस फ्लक्स के करस्पॉन्डिंग जितना d∅dt बढ़ेगा, उतना ही क्या बढ़ेगा आपके पास, E बढ़ेगा।
एक्सक्यूज में, उतना ही क्या बढ़ेगा, ई बढ़ेगा आपके पास। ये समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ये सब कुछ किसकी वजह से हो रहा है? ये सब कुछ इस I2 की वजह से हो रहा है, क्योंकि जैसे मैंने I2 का वहाँ पे रोल देखा, तो क्योंकि जैसे मैंने लोड कनेक्ट किया तो I2 आया, I2 की वजह से D5 भी मतलब उसका फ्लक्स आया सेकेंडरी का फ्लक्स इस मेन फ्लक्स को अपोज करने लग गया। मेन फ्लक्स ने क्या किया, इसके अक्रॉस में जो ईएमएफ इंड्यूस था, क्योंकि ऑब्वियस है ना मेन फ्लक्स क्या करेगा, मेन फ्लक्स कुछ कम हो रहा है तो d5/dt भी कम होगा, d5/dt कम होने की वजह से क्या हो जाएगा, ई कम हो जाएगा, ई कम हो जाएगा तो सोर्स वोल्टेज बोलेगा कि भाई ये तो ऐसा होना नहीं चाहिए, क्यों होना नहीं चाहिए, उसके अक्रॉस में कनेक्टेड है, तो उसको क्या करेगा, उसको कंपेंसेट करने के लिए बोलेगा कि भाई फ्लक्स को बढ़ा दो, फ्लक्स को बढ़ाने की वजह से d5/dt बढ़ जाएगा, d5/dt बढ़ाने की वजह से ई बढ़ जाएगा, ई बढ़ने की वजह से इसका पहले जैसा था वैसे ही होगा। और कभी भी याद रखना, जो ट्रांसफार्मर की कोर होती है उसका फ्लक्स कभी भी कम नहीं हो सकता, वो कभी भी जो ऐसा उसका वैल्यू कांस्टेंट होता है। क्या बोला मैं, कांस्टेंट होता है, लेकिन अभी तो कम होगा तो उसको कंपेंसेट करना पड़ेगा आपको, कुछ भी करो लेकिन कंपेंसेट करो उसको। कंपेंसेट करने के लिए क्या किया जाएगा, फ्लक्स जो कम हो रहा था उसको कंपेंसेट कैसे करोगे, करंट को बढ़ा दो, जैसे भी आपने करंट को बढ़ा दिया तो फ्लक्स बढ़ जाएगा, फ्लक्स बढ़ गया तो d5/dt बढ़ जाएगा, d5/dt बढ़ जाएगा तो ई बढ़ जाएगा। ई कब तक बढ़ेगा, जब तक कि फ्लक्स का कम होना रुकता नहीं तब तक बढ़ता रहेगा, क्योंकि फ्लक्स कम हो रहा है। देखिए यहाँ पे फ्लक्स क्या हो रहा है, यहाँ पे फ्लक्स कम हो रहा है, यहाँ पे फ्लक्स कम हो रहा है तो यहाँ पे ई कम हो रहा है, लेकिन ई तो कम होना नहीं चाहिए, तो ये क्या करेगा, ये करंट को बढ़ा देगा, सोर्स करंट को क्या कर देगा, बढ़ा देगा। ये करंट को तब तक बढ़ाएगा जब तक कि इसका जो रिडक्शन है, रिडक्शन रुक नहीं जाता तब तक, वो रिडक्शन रुकेगा नहीं कब तक कि जब तक उसको जितना करंट की डिमांड है उतना करंट, मतलब ये जो I2 है ना, I2 को जितना डिमांडेड है ना उतना अगर यहाँ से नहीं मिलता है तब तक ये क्या करेगा, उसको कम करते रहेगा। जैसे भी I2 का डिमांड इसने फुलफिल कर दिया कि मुझे इतना करंट चाहिए, मतलब इसका जो फ्लक्स आ रहा था, उसका जो फ्लक्स उसको अपोज कर रहा था मेन फ्लक्स को, उतना फ्लक्स क्रिएट करने के लिए उसको उतना I1 मतलब यहाँ से क्या करना पड़ेगा, सप्लाई से उसको उतना करंट खींचना पड़ेगा, उतना फ्लक्स प्रोड्यूस करना पड़ेगा, सच दैट इसका जो टोटल फ्लक्स होगा उसका टोटल फ्लक्स कांस्टेंट रहेगा, और इसका जो काउंटर ईएमएफ पाएगा, जो मतलब जो उसका जो काउंटर फ्लक्स जो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स था, जो कि इसको मेन फ्लक्स को अपोज कर रहा था, उसको क्या किया जाएगा, नलिफाई कर जाएगा। उसको तुम बोलते डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट, उसको तुम क्या बोलते हो, डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। ये सब कुछ लोड कनेक्ट करने की वजह से हो रहा है। किसकी वजह से, लोड कनेक्ट करने की वजह से, क्योंकि इसके पहले देखा जाए तो नो लोड में तो इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही करंट आ रहा था, I0E। अब क्या है ना कि ये जो I2 है, I2 को कंपेंसेट करने के लिए I1 इतना करंट आपको सोर्स से लेना पड़ेगा, तब जाके क्या करना पड़ेगा, तब जाके सोर्स को क्या फील होगा, तब जाके सोर्स को फील होगा कि ठीक है अभी जो उसका जो यहाँ पे जो पहले इंड्यूस ईएमएफ था उसका वैल्यू कांस्टेंट होगा, तब तक उसको क्या करना पड़ेगा, उसमें से करंट लेना पड़ेगा। और ये तब तक चलेगा कि जब तक कि यहाँ की फ्लक्स कांस्टेंट नहीं होगा। यहाँ की फ्लक्स तभी कांस्टेंट होगी जब इसको I2 की डिमांड कंप्लीट नहीं होती, फुलफिल नहीं होती है सोर्स से, तब तक ये सब कुछ चलता रहने वाला है। समझ में आ रही बात? सबसे इंपॉर्टेंट बात इन सब चीजों में आपको एक बात रखना है कि जब तक ये करंट I2 है तब तक क्या होने वाला है, उसका अपोजिशन है, जब तक उसको अपोजिशन है तब तक वो क्या करेगा, अपोजिशन को कम करने के लिए अपोजिशन रुकना चाहिए उसके लिए, तब तक उससे करंट क्या करेगा, ड्रॉ करेगा, सोर्स से ड्रॉ करेगा। जैसे भी करंट सोर्स से ड्रॉ होने वाली करंट तब तक नहीं होती, कब तक कि जब तक इस I2 की डिमांड है, क्योंकि I2 की वजह से जितना फ्लक्स प्रोड्यूस होगा उसकी वजह से जितना अपोजिशन आएगा उतना अपोजिशन तो ये खुद कर देगा उसको। कौन कर देगा उसको, ये वाला जो मेन जो सोर्स से करंट आएगा उस करंट के करस्पॉन्डिंग जो फ्लक्स आएगा वो क्या कर देगा, उसका जो इफेक्ट है, उसके इफेक्ट को नलिफाई करने के लिए उतना फ्लक्स, वो प्राइमरी की करंट जो आएगी वो करंट क्या कर देगी, उसको उतना फ्लक्स प्रोड्यूस कर देगी। तो सेकेंडरी का जो उसको जो अपोजिशन था मेन फ्लक्स को, वो खत्म हो जाएगा। तो उसके बाद जो पूरी की पूरी आपकी कोर में जो भी कुछ आपके पास फ्लक्स आएगा, दैट विल बी द मेन फ्लक्स, दैट विल बी द कांस्टेंट फ्लक्स, दैट विल बी द कांस्टेंट फ्लक्स। ये कौन सा फ्लक्स होगा फिर, दिस विल बी कांस्टेंट फ्लक्स। बहुत इंपॉर्टेंट है यार समझना, ठीक है। तो ये होगा उसका पूरा एनालिसिस। अब इसमें अगर देखा जाए तो देखिए यहाँ पे फ्लो हो रहा है I2, तो यहाँ पे क्या फ्लो हो रहा है, यहाँ पे जो फ्लो रहा है ना I1 जो बोला जाएगा, मेन जो प्राइमरी से करंट आएगी आपके पास, दिस विल बी I1 एंड दिस I1 इज इक्वल्स टू I0 प्लस व्हाट I1 डैश, I0 प्लस व्हाट I1 डैश। सो दिस इज I1 इज इक्वल्स टू I0 प्लस व्हाट I1 डैश, इट इज इक्वल्स टू व्हाट I0 प्लस I1 डैश। ये है I1 और ये आपके पास क्या I2, ये क्या आपके पास I2। इतना समझ में आ रहा है आपके पास? अब इसका अगर पूरा अच्छे से एनालिसिस किया जाए तो उसमें एक बात आपको पता चल रही होगी, क्या, देखिए यहाँ पे एक बात तो आपको पता चले कि V2, ये तो V2 है ना, ये V2 मतलब लोड के अक्रॉस के सेकेंडरी के टर्मिनल जो वोल्टेज होगी वो V2, और यहाँ पे जो वोल्टेज होगी आपके पास N2 के करस्पॉन्डिंग जो इंड्यूस ईएमएफ आएगा, दैट विल बी E2। दिस E2 एंड दिस V2, दिस बोथ आर नॉट इक्वल, E2 इज नॉट एट ऑल इक्वल्स टू V2। सिमिलरली, क्योंकि अभी तो उसमें लोड करंट आ रही है और I0 का जो I1 है, I1 का तो वैल्यू ज्यादा है अभी, क्योंकि I1 डैश का वैल्यू ज्यादा है, क्योंकि I1 डैश का वैल्यू क्योंकि लोड का करंट तो ज्यादा ही होगा एज कंपेयर टू व्हाट, एज कंपेयर टू नो लोड करंट। तो इसका जो वैल्यू, ओवरऑल वैल्यू इसका बढ़ गया है, इसका अगर इतना वैल्यू इसमें बढ़ गया है तो इसके करस्पॉन्डिंग
जो I1 R1 का ड्रॉप होगा उस ड्रॉप को वैल्यू भी बढ़ गया, इसका भी वैल्यू बढ़ गया, तो इसकी वजह से क्या होगा, V1 माइनस दिस ड्रॉप इट विल बी द वोल्टेज अक्रॉस द E1, it will be the voltage across this E1, or I can call it as what, I can call it as a in EMF induced across the secondary. इसका भी वैल्यू जो होगा E1 और V1 इन दोनों का भी वैल्यू सेम नहीं रहेगा, इन दोनों का भी वैल्यू क्या होगा, सेम नहीं रहेगा. V1 is not at all equals to what, E1. V1 is not equals to what, E1. ये किसकी वजह से हो रहा है, क्योंकि लोड का कंपोनेंट ऑफ करंट आ रहा है. ये क्या हो रहा है, लोड का कंपोनेंट ऑफ करंट आ रहा है. तो ये पूरा का पूरा जो एनालिसिस है ना, पूरा का पूरा बेस्ड है लोड का जो करंट है उसके ऊपर, क्योंकि लोड का करंट ही तो उसमें सब कुछ उसमें चेंज करके देने वाला है आपको. समझ में आ रहा है, ठीक है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको समझना. अब अपन बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में. अब देखिए, अपने जो ट्रांसफार्मर और नो लोड देखा, प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर और नो लोड, तो उसका अपन अभी फेजर डायग्राम देख लेते हैं कि उसका फेजर डायग्राम किस तरीके से ड्रॉ करते हैं. क्योंकि वो अपन जब ट्रांसफार्मर ऑन लोडेड कंडीशन पढ़ेंगे तो उसका जो नो लोड का पार्ट है वो एज इट इज वहाँ पर रिफ्लेक्ट होने वाला है. जब अपन प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर पढ़ेंगे तब तो आपको समझ में आएगा ही वो सारी चीज़ें. प्लस इसका फेजर डायग्राम का अप्रोच वहाँ पे भी आपको बहुत हेल्प करने वाला है. तो उसका फेजर डायग्राम पे निकाल लेते हैं. तो ट्रांसफार्मर ऑन नो लोड बोला जाएगा, नो लोड बोला गया एक्सक्यूज मी. तो यहाँ से करंट कितने आ जाएगा, 0 एम्पेयर. अगर यहाँ पे करंट 0 है तो अभी ऐसे कि यहाँ पे करंट कितनी होगी, 0. क्यों, क्योंकि इसका इंडक्शन इसके ऊपर है, जिसके ऊपर इंडक्शन होने वाला है उसमें करंट 0 है, तो अभी ऐसे कि यहाँ से भी करंट कितनी फ्लो होगी, उसमें 0 करंट फ्लो होगी. इसमें जो करंट फ्लो होगा, कौन सा करंट फ्लो होगा, IE. कौन सा होगा, एक्साइटिंग करंट होगा, IE या I0 तुम बोल सकते हो. जो रेजिस्टेंस है उसमें जो करंट फ्लो होगी दैट विल बी व्हाट, RC. इमेज से जो करंट फ्लो होगी दैट विल बी IC. और जो इंडक्टेंस है आपके पास, इंडक्टिव रिएक्टेंस, उसमें जो करंट फ्लो होगी दैट विल बी व्हाट, IM. इसका मतलब जो सोर्स से करंट आएगी आपके पास, कौन से करंट आएगी, इधर से 0 एम्पियर. इसका मतलब करंट थ्रू सोर्स विल बी IE, या यू कैन कॉल इट एज I0. यू कैन कॉल इट एज व्हाट, I0. और अगर मैं इस टर्मिनल पे सपोज अगर यहाँ पे अगर मैं KCL अप्लाई करूँ तो ये मेरे पास KCL क्या होगा, KCL आने वाला है IE इज इक्वल्स टू IC, और ये होगा JIM. प्लस माइनस क्या लिखोगे, प्लस. अरे भाई प्योर इंडक्टर है, प्योर इंडक्टर में से जो करंट जाते हैं कैसे करंट होती है, करंट लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज बाय एन एंगल ऑफ व्हाट, माइनस. इट लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज बाय 90 डिग्री. 90 डिग्री से लैग करना मतलब क्या, -j. समझ में आ रही बात, ये माइनस. भी भूलना मत ये लिखने के लिए बहुत, क्योंकि ये सब कुछ अपन सर्किट थ्योरी में पढ़े होते हैं, ठीक है. ऐसे एनालिसिस उसमें पढ़े होते, तो उसका ऐसे एनालिसिस का जब भी आप एनालिसिस करते हो तो उसमें ये सब बातें आपको पढ़ाई जाती है, ठीक है. अब मैं उसका क्या ना, अब मैं उसका एनालिसिस करता हूँ, ठीक है. अब मैंने आपको बोला था कि जो R1 और ये JX2 नहीं है, X1 है. जब आप उसका एनालिसिस करोगे तो नो लोड करंट बहुत कम होती है, तो इसको ड्रॉप को अपन निगलेक्ट कर दे. इसका भी जो ड्रॉप होता है उसको भी निगलेक्ट किया जाता है. अगर इसके ड्रॉप को निगलेक्ट कर दिया जाए तो V1 और E1 दोनों कैसे होंगे, इक्वल होंगे. ये मैंने इसके पहले बताया था, V1 विल बी इक्वल्स टू व्हाट, E1. और ऑब्वियसली अगर मैंने यहाँ पे उसका पोलैरिटी कंसिडर कर लिया तो ये लिखने की जरूरत भी नहीं है, मतलब -E1 लिखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है. यही लोग गलती कर देते जब फेजर डायग्राम निकालते, ठीक है. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, V1 आएगा, और क्या आएगा आपके पास, E1 आएगा. क्योंकि V1 एंड E1 दोनों तो सेम ही है, और उसका वैल्यू कहाँ पे पता नहीं है. बस मैं उसको एक नंबर दे देता हूँ, मतलब कहीं पे दिखा देता हूँ, दिस इज V1 और यहाँ पे E1, क्योंकि मैं नंबर लेके थोड़ी ना वहाँ पे ड्रॉ करने वाला हूँ, ठीक है, इस तरीके से. अब ऑब्वियस है कि इसके पहले मैं जो आपको समझाया था कि फेजर डायग्राम वाला कंसेप्ट, जब वर्किंग प्रिंसिपल जब समझाया था तब मैंने बताया था कि फ्लक्स लैग्स बिहाइंड द अप्लाइड वोल्टेज या इंड्यूस्ड EMF बाय एन एंगल ऑफ 90 डिग्री. तो यहाँ पे मैंने अगर EMF निकाला है तो ऑब्वियसली कि फ्लक्स क्या पे होगा, 90 डिग्री लैगिंग होगा EMF को, इंड्यूस्ड EMF को, ठीक है, इस तरीके से. अब ये जो करंट आएगी एक्साइटिंग करंट, इसका वैल्यू कैसा होगा, देखिए इसमें क्या ना एक क्या है, एक्टिव कंपोनेंट भी है और इसमें क्या है, रिएक्टिव कंपोनेंट भी है. दिस इज द एक्टिव कंपोनेंट ऑफ करंट एंड दिस इज द रिएक्टिव कंपोनेंट ऑफ करंट, बिकॉज दिस एक्टिव कंपोनेंट ऑफ करंट इज नथिंग बट द करंट फ्लोइंग थ्रू द रेजिस्टिव कंपोनेंट एंड दिस वन इज द रिएक्टिव कंपोनेंट ऑफ द करंट. लेकिन इसमें जो IM का पार्ट होता है ना बहुत ही ज्यादा होता है इन कंपेरिजन टू द IC, इन कंपैरिजन टू व्हाट, IC. इसका मतलब ऑब्वियसली कि XM का वैल्यू क्या होगा, थोड़ा ज्यादा होगा RC के कंपैरिजन में, तभी तो उसमें XM का वैल्यू क्या होगा, कम होगा. क्योंकि दोनों के अक्रॉस में वोल्टेज तो सेम है. अगर दोनों के अक्रॉस में वोल्टेज सेम है तो XM में करंट ज्यादा फ्लो हो रही है, इसका मतलब XM का वैल्यू कम होगा किसके कंपैरिजन में, RC के कंपैरिजन में. समझ में आ रही बात, तो ठीक है. तो XM का वैल्यू कम होगा. अगर ऐसा होगा तो इसका मतलब क्या, अगर मैं इसका एंगल भी निकालने की बात करूँ थीटा, दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी नथिंग बट tan इनवर्स ऑफ IM अपॉन IC. और इसमें अपन को एक बात पता चल रही है कि IM का वैल्यू ज्यादा है एज कंपेयर टू IC, तो दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू व्हाट,
85, 95 ऐसा कुछ, तो मतलब बहुत ही मतलब एग्जैक्टली एंगल ऐसा मैं कह नहीं सकता कि 95, 85 आएगा, लेकिन ये क्लोज टू व्हाट 90 डिग्री के आसपास जाने की कोशिश करेगा। 75, 78, 79, 80, 82 ऐसे उसके एंगल आते रहते हैं, बहुत ज़्यादा उसका वैल्यू होता है, ठीक है। अगर ऐसा आ रहा है, लेकिन ये करंट क्या कर रहा है, करंट और वोल्टेज इन दोनों के बीच का एंगल देखा जाएगा तो, और ये तो इसका एंगल कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा, एंगल कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा, और इसका जो एंगल होगा मैं इसको फाई बोलूंगा, चाहे तो मैं इसको फाई भी बोल सकता हूँ, क्योंकि नो लोड पे जो एंगल आएगा करंट का दैट विल बी नो लोड पावर फैक्टर। इसका मतलब क्या, जो नो लोड की करंट होगी वो सप्लाई वोल्टेज से कितने से लैग करेगी, फाई एंगल से लैग करेगी, कितने से लैग करेगी फाई एंगल से, माइनस है तो यहाँ पे माइनस आएगा। दिस और एक करंट का मैग्नीट्यूड होगा आपके पास आई नॉट, यहाँ पे उसको आई ऐसा दिखा सकते, कोई दिक्कत नहीं, आई नॉट भी दिखा तो भी चलेगा, ऐसे भी दिखा तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, दोनों का मतलब तो सेम है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे आई दिखा रहा हूँ तो यहाँ पे आई दिखा देता हूँ, ठीक है। अब अगर मैं उसको निकालूं तो देखिए V1 है, I1 है, और IC क्या है, IC इज द करंट फ्लोइंग थ्रू द रेजिस्टिव कंपोनेंट, रेजिस्टिव कंपोनेंट में से फ्लो हो रहा है, और रेजिस्टेंस में से जो करंट फ्लो होती है वो क्या होती है, इट इज इन फेज विद द वोल्टेज, इट इज इन फेज विद वोल्टेज, मैं उसको यहाँ पे इन फेज विद द वोल्टेज बना देता हूँ, ये IC। और IM क्या है आपके पास, IM क्या होगा, IM इज नथिंग बट व्हाट, इट इज द करंट फ्लोइंग थ्रू दी इंडक्टिव रिएक्टेंस, और इंडक्टिव रिएक्टेंस इज नथिंग बट प्योर इंडक्टर, उसमें से जो करंट फ्लो होगी दैट विल बी व्हाट IM, दैट विल बी व्हाट IM। तो ऐसा आएगा, प्योरली 90 डिग्री लैग करेगा, ठीक है। और इन दोनों का अगर मैं रिजल्टेंट लूंगा तो ऐसा कुछ आएगा। वैसे अगर देखा जाए तो IC का वैल्यू बहुत ही कम होने वाला है किसके कंपैरिजन में, IM के कंपैरिजन में। तो IC का जो प्रोजेक्शन है उसका थोड़ा बड़ा छोटा दिखाइएगा इन कंपैरिजन टू IM, क्योंकि IM का वैल्यू भी ज़्यादा है तो उसको थोड़ा ज़्यादा दिखाना पड़ेगा, ठीक है। और इन दोनों का अगर मैं रिजल्टेंट लूंगा तो मेरे पास जो आएगा उसका वैल्यू देखिए किस तरीके से आने वाला है। दिस इज गोइंग टू बी IE, दिस इज गोइंग टू बी व्हाट IE। और ये IE से मुझे क्या पता चल रहा है, मुझे इस IE से इन दोनों के बीच का एंगल पता चलेगा। एक्चुअली ये IE मतलब 45 डिग्री की तरह दिखाई दे रहा है, उसको और भी थोड़ा कम कीजिएगा, मतलब उसका एंगल थोड़ा कम कीजिएगा, इस साइड कम आना चाहिए, उसका वैल्यू देखा जाए तो ऐसा कुछ आएगा, मतलब इसमें तो बहुत छोटा एंगल आना चाहिए, मतलब अब लगेगा भी आपको कि 90 डिग्री के अराउंड जाने की कोशिश कर रहा है, मतलब 90 डिग्री के आसपास जाना चाहिए, बहुत छोटा वैल्यू होना चाहिए एंगल का इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में बहुत छोटा होना चाहिए, यहाँ पे ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि V1 और E1 इन दोनों को क्या करने वाला, IE लैग करने वाले, कौन से एंगल से लैग करने वाले, फाई एंगल से लैग करने वाला है। तो इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा डेट विल बी फाई, और ये जो फाई एंगल होगा ना, दिस विल बी वेरी वेरी लार्ज एंगल एज कम्पेयर टू द लोडेड पावर, मतलब लोडेड मशीन में जो आएगा उसके कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में देख सकते हो आप कि बहुत ही बड़ा एंगल होता है, बहुत मतलब इतना भी बड़ा नहीं है, 90 डिग्री के आसपास जा सकता है, इतना हो सकता है 75, 80, 85, 82, 80, 78 ऐसा कुछ जाता है उसका एंगल नो लोड पे, ठीक है। अब ये हुआ उसका नो लोड एनालिसिस। अब यहाँ से एक बात आपको और एक और पता चलेगी, अगर सपोज आपके पास IC और IM के वैल्यूज दिए हैं तो यहाँ से अगर आपको उसका IC का IE का वैल्यू पूछा जाएगा तो IE को कैसे लिख सकते हो, IE कैन बी रिटन एज अंडर रूट ऑफ IC का स्क्वायर प्लस IM का स्क्वायर प्लस व्हाट IM का स्क्वायर, ठीक है। IC को आप मतलब कुछ बुक्स में IC को IW से भी इंडिकेट करते हैं और IM को IMU से भी इंडिकेट करते हैं, ठीक है। तो दोनों का मतलब सेम ही है और कुछ नहीं, ठीक है, ऐसा भी इंडिकेट किया जाता है उसको। उसके बाद अगर सपोज मुझे IC का वैल्यू पूछा इन टर्म्स ऑफ एंगल वगैरह लगा के अगर सपोज आपको पूछा जाए तो IC विल बी रिटन इन सच अ वे दैट इट विल बी IE cos ऑफ phi and IM will be IM is going to be equals to IE sin of phi, it is going to be equals to what IM sin of phi, ठीक है। आप में से कुछ लोग बोलेंगे कि सर ये जो एंगल है फाई है तो फिर ये एंगल कौन सा है, ये जो एंगल होता है उसको बोला जाता है हिस्टेरेटिक एंगल, इस एंगल को क्या बोलोगे, हिस्टेरेटिक एंगल बोलोगे, इसको मैं थीटा एच बोल देता हूँ, उसको क्या बोलते हैं हिस्टेरेटिक एंगल बोलते हैं। हिस्टेरेसिस जो होता है आप प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर कंसिडर करोगे तो उसमें हिस्टेरेसिस आता ही है, ठीक है। BH कर की वजह से BH कर में आप पढ़े होंगे, वो मैंने तो इसके पहले इसके बाद जब मैं पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा सब बातें, ठीक है। तो हिस्टेरेटिक एंगल आता है, ये कौन सा एंगल आता है, हिस्टेरेटिक एंगल आता है, ठीक है। तो ये हुआ उसका पूरा का पूरा नो लोड पे जो आप प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर एनालाइज करोगे तो उसका एनालिसिस आपको पता होना चाहिए। और यही बातें होंगी कि जब मैं इसके आगे आपको प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर पढ़ाऊंगा तो उसका फेजर डायग्राम निकालते वक्त आपको इसमें से कुछ चीज़ें जो आपको वहाँ पे जरूरत पड़ेगी उसके और लगने वाली, ठीक है।